हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये NCERT 360 का बुक है। सर जो ऑफिसर एकेडमी का उसका सभी बुकों का हम PDF सारे बुकों का हम जो है इसी तरह से क्वेश्चन का वीडियो बना कर अपलोड कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जो सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन है और इसका प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। सारी ऑब्जेक्टिव बुक है NCERT 360 सशिश्रण का है। अगर आप ये बुक का PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें 8651 88 64 35 पर मैसेज करके मात्र 11 रुपया में आप हमसे ये PDF नोट्स ले सकते हैं। जो बुक ये नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप हमें मात्र 11 रुपया पेमेंट करके इस नंबर पर UPI करके व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, ताकि ये आप कहीं भी ट्रेन बस ट्रेन कहीं जा रहे हैं वहाँ आप मोबाइल के थ्रू आसानी से PDF नोट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नों का उत्तर हम तीन प्रश्न संख्या हम चैप्टर 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम चैप्टर हम जो है चैप्टर 3 का आज हम क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में हम चैप्टर 1 और 2 का सारे प्रश्नों का उत्तर बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। इससे पहले आप नए हैं तो चैप्टर कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए चैप्टर 3 कह रहा है ये चैप्टर 3 जो है ज्योग्राफी का बुक है, जिसमें लिखा हुआ चैप्टर अध्याय 3 में क्या लिखा है, हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का बुक है। हम 6 से 12 तक के सारे बुकों का हम जो है इसी तरह का वीडियो बनाकर आप लोगों के पास भेजेंगे, बनाकर डालेंगे यूट्यूब पर। चलिए कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए कथन का कारण पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से क्या है, चारों ओर गतिशील घूमती रहती है। इसमें ये भी बात क्या है, सत्य है। कारण पूछ रहा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता है। पृथ्वी के अंदर जो है पिघला हुआ मैग्मा क्या होता है, वृत्तीय रूप में घूमता है। अब इसके आधार पर कथन के आधार पर ऑप्शन ऊपर दिया गया है, जिसको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। हमको जैसा लग रहा है कि दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही होगा। और उसका सही व्याख्या कर रहा है पृथ्वी जो है लगातार गतिशील क्योंकि उसके अंदर जो है मैग्मा पिघला हुआ अवस्था में रहता है। आप रेफरेंस के तौर पर क्लास 7 चैप्टर 3 और क्लास 7 चैप्टर 3 पेज नंबर 12 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 12 में स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसमें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या होता है, घूमती रहती है, घूमेगा। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के नाम बहुत ज़्यादा ही नहीं, कुछ मिलीमीटर लग ही गति करता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने के कारण ये गति का कारण बनता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप से क्या होता है, घूमता रहता है, जैसे क्रिया में दिखाया गया है। चलते हैं अब अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या करना, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अंतर्जलीय बल कहा जाता है। फिर उसके बाद है जो बल जो आंतरिक भाग में घटित होता है वो अंतर्जलीय बल होता है। तो ये बात क्या है, सत्य है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। ये बात क्या है, सत्य है। तीसरा कहा अंतर्जनित बल हमेशा आकस्मिक गति उत्पन्न करता है, गलत बात। अंतर्जनित बल आकस्मिक गति में ये धीरे धीरे विस्फोट होते रहता है। फिर चौथा भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है। तो ये बात भी सत्य। भूकंप आने के कारण क्या होता है, बहुत सारा घर बार सब टूट जाता है, तेज ज्वालामुखी निकलता है, भूकंप आने के कारण बहुत सारा जान माल की क्षति होता है। तो इसका क्या है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं
ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 3 और पेज नंबर 12 में लिखा, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न होता है तो कभी धीमी गति से। कभी क्या होता है, आकस्मिक कभी हो जाता है, लेकिन कभी एकदम धीमी गति से धीरे धीरे होते रहता है। इसलिए ये बात क्या है, ऊपर जो लिखा था केवल आकस्मिक, वो गलत है। फिर कह रहा भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि पहुँचाती है। ये बात भी सत्य है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, स्थलीय मंडलीय प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विचार करके फिर बताना है क्या कौन सा इसमें सही प्रश्न है। चलिए सर, पहला कह रहा है ऑप्शन पहला जो है, भूपर पट्टी में अनेक बड़ी कुछ छोटी कठोर और समान आकार की प्लेट होती थी। ये बात सत्य है। भूपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर और समान आकार की प्लेट होती है। दूसरा कह रहा है भूपर पट्टी पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतह टिकी हुई थी। ये बात भी सत्य है। भूपर पट्टी पर ही क्या है, महाद्वीपीय और महासागर दोनों का दोनों, इसलिए 1 और 2 दोनों ऑप्शन सत्य होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। रेफरेंस के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, भूपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और समान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीपीय और एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। पेज नंबर 12 में है, चैप्टर 3 एनसीईआरटी का क्लास 7 का बुक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 को, निम्न सुमिलित को सही सुमिलित को चुनना है। अब इसमें देखिए कोरा एंडो मतलब अंतर्जैनिक जो होता है, दोनों मिलकर क्या बनता है, एंडोजेनिक। ये बात सत्य है। दोनों का संधि जोड़ देंगे, एक्सो जिसको बाहरी कहा जाता है, जेनिक, दोनों को जोड़ के क्या बना जाता है, एक्सोजेनिक। तो दोनों का दोनों सत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 3 में पेज नंबर 13 में, एंडो प्लस एंडो में हम जेनिक जोड़ेंगे तो वो एंडोजेनिक बन जाएगा, एक्सो में जेनिक जोड़ेंगे तो एक्सोजेनिक बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित। तो क्रिएटर जो है, लावा, वेट, मैग्मा, ये सब का सब जो है ज्वालामुखी से ही संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सत्य होगा। यहाँ देख सकते हैं ये जो है एक ज्वालामुखी का चित्र है, जिसमें यहाँ ऊपर सबसे राग निकलता है, सबसे वो यहाँ पर जो होता है वो क्रिएटर होता है, बीच में वेट होता है यहाँ पर, और सबसे नीचे जो होता है लावा होता है। और ये यहाँ जो है नीचे दिख रहा है ये प्रॉपर्टी है, ये बीच वाला परत जो ये दिख रहा है ये मैग्मा निकलता है, और सबसे नीचे जो होगा मेटल होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में क्या करना है, विचार करना है, फिर बताना है कौन सा प्रश्न इसमें सत्य है। सत्य पर ध्यान देना है। स्थल मंडलीय प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो ये बात सत्य है कि स्थलीय प्लेटों की गति के कारण भी पृथ्वी सतह पर कंपन होता है, जिससे भूकंप आ जाता है। चारों तरफ गति करता है, जिससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है। दूसरा क्या कर रहा हूँ, पृथ्वी के अंतर्गत भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र वो नहीं कहलाता, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। दूसरा कौन, भूपर्पट्टी का पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है क्रिएटर खाता है। ये बात सत्य है, जहाँ से लावा आता है वो क्रिएटर कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन सत्य होगा। देखिए स्थल मंडल की गति किसके कारण होता है, गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र नहीं कहा जाता, अधिक केंद्र पृथ्वी की सतह पर होता है। देखिए क्या लिखा, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र कहा, तो जहाँ वो उत्पन्न होता है, कंपन आरंभ होता है। और सातवां प्रश्न कह रहा, भूकंप से संबंधित कथन पर विचार करना। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। दूसरा कह रहा, अधिक केंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होता है। तो ये बात सत्य है। इसका अगला ऑप्शन यहाँ है,
तीसरा भी इसमें ऑप्शन, तीसरा कथन, तीसरा कथन, अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के कारण भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे अधिक नहीं होती, कम हो जाती है। इसलिए केवल 1 और 2 जो होगा सत्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ, अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकट में सर्वाधिक हानि होता है, लेकिन अधिक केंद्र से जैसे दूरी बढ़ता है तीव्रता कम होने के कारण हानि भी धीरे धीरे कम होती जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा, भूकंपीय तरंग को 3 प्रकार की होती है, इसमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए, पहला पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य तरंग ये होता है। दूसरा एस तरंग या इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ये भी होता है। और एल तरंग ये भी होता है। इसलिए तीनों का तीनों होता है, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। भूकंपीय तरंग कौन नहीं, तो इसमें तीनों है, इसलिए डी कोई नहीं इसमें से। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भूकंपीय तरंग कौन कौन होता है, 3 प्रकार का होता है। पी तरंग जिसको हम अनुदैर्ध्य कहते हैं, दूसरा है एस तरंग जिसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, इसी को एल तरंग भी कहा जाता है। और तीसरा जो है पृष्ठीय तरंग। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ कह रहा हूँ 9 नंबर प्रश्न कह रहा, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीका से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जिसमें शामिल स्थानीय लोग क्या करते हैं, कुछ सामान्य तरीके, जिसमें जानवरों के व्यवहार देख लें। जानवर को सबसे पहले पता चल जाता है, तो जानवर कुत्ता इस सब को जो है, तो वो जो होता है 20 मिलीमीटर 20 जो होता है 20 से कम भी कुत्ता सुन लेता है। मेगा हर्ज से ऐसे 20 हर्ट्ज से भी कम और 20,000 से अधिक हर्ट्ज का तक की ध्वनि भी कुत्ता सुन लेते हैं, कुछ जानवर सुन लेता है, जिसके कारण वो पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला। तो जानवर के व्यवहार से भी हम पता कर सकते। दूसरा, तालाब में मछली को उत्तेजन से पता कर सकते हैं। तालाब में क्या होता है, भूकंप आने से पहले मछली सारे ऊपर ऊपर उत्तेजित होने लगता है। तीसरा, सांप अपने धरातल से क्या होता है, बिल से बाहर निकलने लगता है, जिससे हम जान पता कर ले। अगर ज़्यादा सांप निकले तो उससे यह पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि भूकंप आने से धरती के अंदर जो जिस क्षेत्र में सांप रहता है वो अगर नष्ट हो जाने के अंदर ही दब जाएगा, इसलिए सारे बाहर निकल जाते। इसका सभी का सभी ऑप्शन सही है। इसका रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीका से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवर का व्यवहार, तालाब में मछली कूदना और धरातल पर आना, सांपों का धरातल पर आना। अब यहाँ प्रश्न संख्या 10 और 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर कितना 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। भुज शहर निम्नलिखित किस राज्य में, भुज शहर जो है राजस्थान में। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लास 7 चैप्टर 3 पेज नंबर 14, जो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप आया था। गुजरात राज्य ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगा था। चलते हैं यहाँ प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 का निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना। अब यहाँ देखिए विचार कीजिए, पहला कह रहा है और फिर उसमें सत्य कथन की पहचान करना। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफोमीटर कहा जाता है। इसे रिएक्टर स्केल के द्वारा भी मापा जाता है। दूसरा कह रहा है, ये कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ये भी क्या है, सत्य है। तो दोनों का दोनों उत्तर क्या है, सही, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है, भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, भूकंप लेखी या इसी को दूसरा नाम है रिएक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इस पर देखते हैं। देखिए भूकंप की तीव्रता के संबंध में कथन पर विचार करना है। भूकंप की तीव्रता, अब इसमें से क्या करना, गलत कथन की पहचान करना। गलत पर ध्यान देना सबसे मेन ये होता है। कभी क्वेश्चन में हम सही का टिक मार देते हैं, जबकि गलत भूल जाते हैं, सही नहीं पूछ रहा। जिस भूकंप की तीव्रता 0.2 उससे कम होता उसे
प्रभाव कम होता है, तो ये बात क्या है, अधिक नहीं, कम होता है या अधिक नहीं होता, यहाँ अधिक नहीं, तो ये बात क्या है, गलत है। दूसरा क्वेश्चन, जिस भूकंप की तीव्रता 0.5 होती है वह वस्तु से गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, तो ये बात सत्य है। जिस भूकंप की तीव्रता क्या होता है, 6 होता है, उससे अधिक, जब उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली होता है जी, बहुत शक्तिशाली होता है, ये कथन क्या है, सत्य है। जिसका तीव्रता 7 वो तो और सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए क्या है, पहला ही इसका सत्य होगा, जो कि गलत कथन दिया हुआ है, उससे हानि कम होता है, उससे जैसे 5 से अधिक आने पर हानि ज़्यादा होने लगता है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जिस भूकंप की तीव्रता 0.2 होता है उससे कम हानि होता है, कम प्रभाव होता है, या हानि ना के बराबर होता है। लेकिन 5 आता है तो वह वस्तु को गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। 6 अगर आ गया या उससे अधिक तो शक्तिशाली में चले जाता है। 7 आएगा तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। भूकंप के बचाव की तैयारी करने के बारे में क्या होना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए, सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाना चाहिए। भूकंप आने पर अगर घर के अंदर रह गया, आप नहीं निकल सकते हैं, तो यहाँ छिप जाइए। दूसरा कॉलम, ये बात सत्य है। दूसरा कॉलम, आग वाले स्थान, चिमनी, आसपास टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर फ्रेम सभी से दूरी बना रखना। आग लगने वाले स्थान से दूरी बना लेना, चिमनी बहुत बड़ा ऊंची इमारत से दूर रहना, खिड़की जो टूटने वाला होगा, शीशा, दर्पण, ये सब फ्रेम से दूर रहना, क्योंकि ये गिर सकता है, ये बात सत्य है। तीसरा कोहरा, अपने दोस्त परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाने एवं आपदा का सामना विश्वास से करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये दोस्तों को समझाना, तो ये बात भी सत्य है। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, भूकंप के दौरान हम कहाँ आश्रय लेना है, इसके बारे में बताया गया है। भूकंप क्या करना है, अगर घर के अंदर है तो रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में रहना है। इससे दूरी रहे, किससे दूर रहना है, तो आग से, चिमनी से, आसपास टूटने वाली खिड़की, दर्पण, तस्वीर के फ्रेम से वो गिर सकता है। और लोगों को जागरूक भी करना है ताकि भूकंप किसके समय डरे नहीं। फिर 14 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ, जल प्रताप जागरूकता फैलने, जल प्रताप के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन की पहचान। और विश्व में सबसे ऊंचा जल प्रताप दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुला का एंजल जल प्रताप है। उसके बाद कह रहा है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। और तीसरा कह रहा, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। और चौथा ऑप्शन दे दिया है, अगला पेज में है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस के तौर पर क्या है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है अमेरिका में कहाँ है, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर कहा अन्य जलप्रपात भी, जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में की सीमा पर स्थित जो है नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दो है। तो सबका सब सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई नहीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 का निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नदी के जल से दृश्य भूमि का आवर्धन होता है। तो नदी के जल से क्या होता है, ये बात सत्य है, क्योंकि नदी के जल जैसे आता है तो अपने साथ मिट्टी की भूमि को भी काट कर बहा कर ले जाता है, तो ये भूमि का आवर्धन होता है। दूसरा क्वेश्चन, जल नदी के किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है, यह जलप्रपात, ये सही है, क्योंकि क्या होता है, जल जो होता है, नदी का जल खड़े एकदम ऊंचाई वाले स्थान से क्या होता है, नीचे जैसे जल गिरता है कठोर भाग पर, तो यहाँ जलप्रपात का निर्माण करता है। तो ये बात भी सत्य है, इसलिए इसका ए और बी दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर, नदी के जल से दृश्य भूमि का आवर्धन होता है, जो हम देख सकते हैं उसका आवर्धन, जल नदी
जल जब नदी किसी बड़े ढाल स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है तो ये क्या बनाता है, जलप्रपात बनाता है। ऊंचे पहाड़ी से नीचे जमीन पर गिरता है जिसको हम झरना बोलते हैं, जलप्रपात बन जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 कह रहा, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ को क्या कहता है, तो ये क्या होता है, विसर्ग बन जाता है। जब नदी क्या होता है मैदानी भाग में प्रवेश करता है तब वो मोड़दार मार्ग में बहने लगता है, कभी ऐसे बन जाता है, कभी ऐसे 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 बहने लगता है, तो ये विसर्ग का निर्माण करता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद विसर्ग के किनारे पर लगातार अपरदन से निक्षेपण होता है और ये विसर्ग लूप बन जाता है। जब ये क्या होता है, आपस में मिल जाता है तो ये लूप बन जाता है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाता है और अलग झील बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। जब क्या होगा, जैसे नदी ऐसे ऐसे बहेगा बहते होता है, ये जो है काटते काटते ये आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। काटते काटते यहाँ से आपस में ऐसे करके जाते जाते ऐसे करके जाते जाते ये दोनों अगर आपस में मिल गया तो ये जो है झील बन जाता है। इसको कहा जाता है चाप झील। कौन सा झील कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के साथ विसर्ग लूप कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाता है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, मैदानी भाग, पहाड़ी भाग में नहीं, तटीय भाग में नहीं, क्या मैदानी भाग में किया जाता है। यहाँ इसका देख सकते हैं फिगर यहाँ दिया हुआ है। क्या होता है, ऐसे ऐसे घुमावदार भाग से चलते जाता है और ये पहले ऐसे बहता था। ऐसे पहले क्या होता है, पहले नदी जो है ऐसे बह रहा था, ऐसे करके बह रहा था, ऐसे बहते बहते फिर ऐसे करके हो गया, तो ये बन गया झील का निर्माण हो गया। देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं, उसके बारे में बताना है। कह रहा, नदी से तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी या अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी पदार्थ अवसाद होता है, ये बात सत्य है। अवसाद क्या होता है, नदी जो है निकट क्षेत्र में मिट्टी के अवसाद जो होता है अन्य पदार्थों का निक्षेपण करते हुए बहा कर ले जाता है। दूसरा, नदी द्वारा लाए गए अवसाद समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करता है। जैसे अवसाद लाता है वो फैला देता है बाढ़ की, जिससे भूमि उपजाऊ बन जाता है, तो ये बात भी सत्य है। नदी के उठित तटों को तटबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी को जो होता है, नदी ऐसे बहता है दोनों तरफ, ये जो होता है उठा हुआ भाग रहता है, इसको तटबंध कहा जाता है, इसके बीच में नदी बहता है, ये बात भी सत्य है। तीसरा कह रहा है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह तेज हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि नदी जैसे समुद्र के पास पहुँचा तो धीरे धीरे उसका प्रवाह तेज नहीं बल्कि स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, जिसके कारण वो अनेक धारा में बढ़ जाता है, जिसके क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं लिखा, बाढ़ के कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी या अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उठित जो तट होता है उसको तटबंध कहा जाता है, ये बात सत्य है। समुद्र तट पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव तेज नहीं धीमा हो जाता है। नदी अनेक धारा में विभाजित होता है, इसको क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है, ये बात सत्य था। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 का निम्नलिखित कथन पे विचार करना। नदी मुहाने अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के अवसाद एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री जो है तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होता है। तो तीनों कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि जो अवसाद से डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी बहते होते समुद्र के किनारे जब जाता है तो वो अपना यहाँ पर जमा कर देता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। फिर क्या, समुद्री तरंग अपरदन से निक्षेपित तटीय का स्थलाकृति बनाता है। फिर जो है दूसरा जो है समुद्री तरंगे लगातार सेल से टकराती है,
जिससे दरार विकसित हो जाता है। तीनों सत्य है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। समूहान्य पर अवसाद संग्रह डेल्टा का निर्माण करता है, जहाँ वह समुद्र में गिरने वाली रहती है। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। फिर समुद्री तरंग आपतन के द्वारा निक्षेपित तटीय स्थलाकृति बनाता है। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराता है, जिससे दरार विकसित हो जाता है। फिर चलते हैं पेज संख्या 38 की तरफ, और पेज संख्या 38 के प्रश्न संख्या 21 में। प्रश्न संख्या 21 को निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? तो समुद्री से देखिए, समुद्री स्थलाकृति जो है समुद्री तरंगे के द्वारा सभी का सभी बनाया जाता है। स्टेक भी बनाया जाता है, समुद्री गुफा भी बनता है, समुद्री मृगु भी बनता है, और तटीय मेहराब भी बनाता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिगर आपको फ्रेश दिख नहीं रहा होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लिखा हुआ भाग को समझा देते हैं। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया। समुद्री तरंगे आपतन निक्षेपण स्थलाकृति बनाती। समुद्री तरंगे लगातार सेल से टकराते हैं, जिससे दरारें विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी हो जाती है। इसको समुद्री गुफा का, जब जैसे टकराते पहले छोटा दरार बनता है, फिर ज़्यादा टकराने बड़ा होकर गुफा बन जाता है। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इसकी केवल छत ही बच जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। लगातार आपतन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, एस्टेक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल समुद्र तटों को समुद्री क्या कहा जाता है, भृगु कहते हैं। तो समुद्री तरंगे क्या होता है, समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 कह रहा है इसमें समुद्री तरंगों द्वारा बनाई गई स्थलाकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन की पहचान करना। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया। इसके तरंग द्वारा सेलों में दरार विकसित होता है। तो समुद्री जो होता है तरंगे के द्वारा दरार विकसित होता है, जो समय के साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जो गुफा बन जाती है। ये बात सत्य है, पहला का कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है समुद्री गुफाओं के बड़े हो जाने पर इसमें केवल छत, बड़े हो जाने पर केवल छत नहीं बचती है, बड़े हो जाने पर केवल छत बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, एस्टेक। तो एस्टेक नहीं, अभी हम बताए हैं। जो यहाँ जो है देखिए लिखा हुआ है, केवल छत बढ़ता है, जिससे मेहराब कहते हैं। मेहराब कहा जाता है, छत नहीं कहा जाता। तो ये बात क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है समुद्री गुफा का लगातार आपतन से छत भी टूट जाता है, इसको मेहराब नहीं कहा जाता। इसको क्या कहा जाता है, जब लगातार टूट जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, एस्टेक कहा जाता है। छत भी टूट जाती है, इसको एस्टेक कहा जाता है। इसलिए क्या हो गया, पहला सत्य, दूसरा तीसरा गलत है, तो इसलिए 2 और 3 इसका उत्तर सही होगा। पहले हम बता दिए हैं इसके बारे में। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला 23 की तरफ। 23 कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करना, उसमें से सत्य कथन की सही कथन की पहचान करना। जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैल तटों को क्या कहा जाता है, मृगुति। ये कथन क्या है, सत्य है। जैसे जल के ऊपर उठे हुए जो भाग होता है शैल चट्टान, उसको भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंग के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते थे। ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं प्रश्न, इसका देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। समुद्री ऊपर जो मतलब उठे हुए शैलों को क्या कहा जाता है, भृगु कहा जाता है। और समुद्री तरंग के किनारे पर अवसाद जमा करता है, इसको पुलिन कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निम्नलिखित कथन विचार करना और इसमें से सही कथन की पहचान करना। और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते, ये बात सत्य। हिमनद जो है गहरे गर्तों का निर्माण करता है। फिर दूसरा कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से हिमनद द्वारा बनाए गए गर्त का जल भर जाता है और समुद्री झील बन जाता है, ये बात सत्य है। तीसरा कौन, हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होता है, ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है, चौथा, हिमनद के द्वारा निक्षेपित पदार्थ हिमोड का निर्माण करता है, ये भी सत्य है। चारों का चारों सत्य है। यहाँ देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्लास 7
चैप्टर 3 पेज नंबर 16 का है, ज्योग्राफी का बुक है। देख सकते हैं हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े से रेत तलछट मिट्टी निक्षेपित कर देता है, और ये निक्षेपी हिमोड कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 कह रहा है छलक सेल का निर्माण किस के द्वारा? अपरदन द्वारा। तो पवन के अपरदन द्वारा होता है छलक सेल का निर्माण। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छलक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिनमें सामान्यतः छलक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग क्या होता है? आसानी से कट जाता है। पहले ऐसे बनता और ये धीरे धीरे इधर से काट कर ये छलक का निर्माण कर देता है। प्रश्न संख्या 26 छलक सेल पाए जाते हैं, तो ऊपर लिखा है रेगिस्तान में पाया जाता है छलक सेल। फिर अगला प्रश्न 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 ऊपर है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका कौन सा प्रश्न उत्तर सही होगा, कौन सा सही है, इसे हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके भी बताइए। और वीडियो को नए हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।